ये सरकार ने 2014 से नफरत की राजनीति को ही हिंदुस्तान में जन्म दिया है और आज हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का आंदोलन राहुल गांधी जी लेकर के निकले हैं, उसको जो समर्थन मिल रहा है, जो जन समर्थन, वही बताता है कि अब लोग इससे उबक गए हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो मसला है वो रोजी का है, रोटी का है, महंगाई का है। भारतीय जनता पार्टी से तो हम उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं। और रही बात केजरीवाल जी की, तो आप देखोगे जिस वक्त में कोरोना फैला था उस वक्त में मौलाना साद साहब और वर्कर्स पे सील लगाने का जो काम था वो केजरीवाल जी ने किया था। और एलजी को चिट्ठी, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा कि जघन्य अपराध हुआ है, मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको तात्कालिक उनके सामने कानूनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ना वो कभी CA/NRC पे बोले, ना कभी वो शाहीन बाग गए, ना वो जहांगीरपुरी की डिमोलिशन की घटना हुई, कभी वहाँ गए। यहाँ तक कि दिल्ली दंगों में कभी उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया। और उन्हीं के लोगों को, जब पुलिस ने निर्दोष लोगों को, उनके पार्षद को और उनके विधायक को फंसाया, उस वक्त में भी उन्होंने एक भी अल्फाज उन्होंने कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्किस की भी बात हो, अंकिता की भी बात हो और बॉबी की भी बात हो, भारतीय नारी की बात है, मैं इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना नहीं चाहूँगा। ये धंधा जो है, ये राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। कांग्रेस को बहुत सब नुकसान भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीति भी नहीं छोड़ी। और आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, आज हमको न्यायालय से भी उम्मीद कम होती जा रही है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो फैसले आए, उसके बाद में भी जो हम जो ज्ञानव्यापी का भी जो जिस तरीके से देख रहे हैं और जजेस जिस तरीके से फैसले दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो भी जो है वो शंका पैदा करते हैं कि जिस तरीके से एक तरफा जो कार्रवाई करके, यानी जब भारत देश के अंदर न्यायतंत्र पे से लोगों को अगर भरोसा उठ जाएगा, मैं मानता हूँ कि संविधान टूट जाएगा। लोग इससे जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई के लिए कहाँ जाएंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है और इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले, गुजरात विधानसभा के चुनाव से पहले माना जा रहा है ये आखिरी सत्र है। कांग्रेस के 3 विधायक यहाँ पर हमारे साथ में है, यासुद्दीन शेख साहब है, इमरान खेड़ावाला साहब है, जावेद पीरजादा साहब है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। राजनीति तो होती है, लेकिन आवाज़ उठाना संसद विधानसभा में ये भी एक बात होती है। यासु भाई, आज जो ये विरोध किया जा रहा है बिल्किस बानो को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर, क्या कहेंगे? चुनाव से पहले आखिरी सत्र है ये विधानसभा का। चुनाव तो आते हैं और जाते हैं। हमने तो पहले भी तीनों विधायकों ने, इमरान भाई, जावेद भाई, हमने इसमें 2 मरतबा तो हमको पुलिस ने अरेस्ट करके इस बिल्किस बानो केस में पुलिस ले गई है और हमने इस मुद्दे को उठाया। और पिछले 15 सालों के अंदर जब भी कहीं नाइंसाफ़ी की बात आई है, चाहे वो किसी भी समाज हो, गरीब हो, पीड़ित हो, शोषित हो, 6.5 करोड़ जो जनता है गुजरात की, उसकी आवाज़ उठाने की हमने बात की है। संजोग से ये जो किस्सा है वो हमारे माइनॉरिटी समाज से ही है। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ जब प्रधानमंत्री जी लाल किले से कह रहे थे कि मैं भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहता हूं, मैं भारतीय महिलाओं को सम्मान देना चाहता हूं, उसी वक्त और उसी समय गुजरात सरकार जघन्य अपराधियों को, जो बलात्कारी हैं, जिनको तो फांसी देनी चाहिए, ऐसे लोगों को जब छोड़ती है, उनकी सज़ा माफ़ी करती है, मैं मानता हूं कि इससे शर्मजनक बात कोई हो नहीं सकती। जिस तरीके से शशिकांत पंड्या ने दिशा के अंदर जिस घटना को लेकर के जो पुलिस अधिकारियों को धमकी दी, माइनॉरिटी समाज को जो धमकी दी, मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा शर्मजनक सरकार के लिए बात नहीं हो सकती। सरकार में अगर थोड़ी भी शर्म होती तो सरकार उसी वक्त शशिकांत पंड्या के खिलाफ फरियाद दाखिल करके उनको जो थी अरेस्ट करती, लेकिन वो भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन सरकार भी, जो गुजरात सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, बिल्किस बानो के मामले में कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, ये सरकार ने 2014 से नफरत की राजनीति को ही हिंदुस्तान में जन्म दिया है और आज हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। जिस तरीके से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का आंदोलन राहुल गांधी जी लेकर के निकले हैं, उसको जो समर्थन मिल रहा है, जो जन समर्थन, वही बताता है कि अब लोग इससे उबक गए हैं, क्योंकि लोगों के लिए जो मसला है वो रोजी का है, रोटी का है, महंगाई का है लोगों के पास। और ये मामला आज आप देखो 30 संगठन जो हैं कर्मचारियों के, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी हमारा समर्थन है। ड्रग्स के लिए मैं 2015 से इस मामले को उठाता था, नामदार हाईकोर्ट में भी गया था, वहाँ जाके इसको मैंने NDPS में भी डलवाया। सरकार को उसी वक्त भी हमने कहा था कि आप इसको हिंदू मुस्लिम की चस्पे से मत देखो। ये जो ड्रग्स है, शायद बेचने वाला हो सकता है उसकी तादाद मुस्लिम की ज़्यादा हो, लेकिन पीने वालों में कोई इसमें कमी नहीं है। IIM और जो इतनी बड़ी संस्थाओं के भी स्टूडेंट इसको पी रहे हैं। आज भद्र समाज में भी इसका जो मामला ये फैला है, तो इसने जो आज उड़ता गुजरात जो बना दिया है, मैं मानता हूँ सरकार की विफलता है। अगर मेरी बात को माना होता और मैंने जो हाईकोर्ट में PL की थी उसको गंभीरता से लिया होता, तो मैं मानता हूँ कि आज ये जो गुजरात है उसकी इतनी बदतर हाल नहीं हुई होती। यानी एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ युवा जो है ड्रग्स में बहुत ज़्यादा घुस रहा है। बिल्कुल, युवा बहुत ज़्यादा ड्रग्स में घुस रहा है। बेरोजगारी के साथ जो मामला ये पैदा हुआ है कि ये इतना महंगा ड्रग्स है
कि लोगों को फिर जो उसको जो नहीं होता है तो लोग चोरियाँ करके जघन्य अपराध करके भी अपने शौक को अपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो कोशिश है वो आज विधानसभा में ड्रग्स के बारे में भी रहेगी। सबसे पहला मुद्दा जो है बिल्किस बानो का और दूसरा मुद्दा जो है शशिकांत पंड्या ने जिस तरीके से एक गुंडा जो भाषा में बात करता है, गुंडे की भाषा में जो उन्होंने जो बात की, ये शर्म के लिए बहुत शर्मजनक है। लेकिन सरकार को पता है कि वो चुनाव हार रही है, इस वजह से वो उस जो मूल मुद्दों से लोगों को हटाने के लिए ये उसकी जो कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम में बांटने की। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गुजरात की आवाम बहुत समझदार है, होशियार है, वो उनको 2022 के चुनाव में सबक सिखाएगी। एक आखिरी सवाल ही करना है क्या सुबह कि बिल्किस बानो का जो मामला है, सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया था इस मामले को लेकर। कांग्रेस पार्टी ने, आप लोगों ने, विधायकों ने अक्सर आवाज़ उठाई। केजरीवाल आज तक कभी गुजरात का मामला है, गुजरात में इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कभी बोले नहीं है बिल्किस बानो पर। लेकिन कांग्रेस पर फिर भी आरोप लगता है कि बिल्किस के लिए कांग्रेस क्या कर रही है। कहीं ना कहीं मीडिया, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, वो भी कुछ खबरों को दिखा नहीं रहा है कांग्रेस को लेकर, ऐसा कुछ। भारतीय जनता पार्टी से तो हम उम्मीद रख ही नहीं सकते हैं। और रही बात केजरीवाल जी की, तो आप देखो कि जिस वक्त में कोरोना फैला था उस वक्त में मौलाना साद साहब और मरकज़ पे सील लगाने का जो काम था वो केजरीवाल जी ने किया था। और एलजी को चिट्ठी, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा कि जघन्य अपराध हुआ है, मौलाना साद साहब और तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको तात्कालिक उनके सामने कानूनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ना वो कभी CA/NRC पे बोले, ना कभी वो शाहीन बाग गए, ना वो जहांगीरपुरी की डिमोलिशन की घटना हुई, कभी वहाँ गए। यहाँ तक कि दिल्ली दंगों में कभी उन्होंने आश्वासन भी नहीं दिया। और उन्हीं के लोगों को, जब पुलिस ने निर्दोष लोगों को, उनके पार्षद को और उनके विधायक को फंसाया, उस वक्त में भी उन्होंने एक भी अल्फाज उन्होंने कहा। RSS की जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद ये दूसरी बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी और RSS का ही पूरा सारा का सारा खेल है, कांग्रेस की सरकार बनते हुए रोकते हुए, कि जहाँ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस जीत जाएगी तो अब वो लोग हमेशा आपको आगे करते हैं और आपको उन्होंने यहाँ पर भेजा है। लेकिन गुजरात की आवाम जानती है कि बिल्किस बानो के मामले में भी केजरीवाल जी ने एक भी अल्फाज उन्होंने कभी नहीं कहा। कम से कम मैं ये मानता हूँ कि जो भावना जो होती है एक जो चुने हुए प्रतिनिधि की या मुख्यमंत्री की, कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो, नाइंसाफ़ी हो, वहाँ उसको मुखर होकर बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा बोलती है। मैं आपको बोलूँ कि जब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आए गोमतीपुर की सभा में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर आवाज़ नहीं उठाएगी। मैं 2 मरतबा, आपके सबके पास विजुअल है, 2 मरतबा मैं, जावेद पीरजादा और इमरान खेड़ा वाला, उसमें हम लोग गिरफ्तार भी हुए। पवन खेड़ा जी दिल्ली से चल करके गुजरात आए, उनको भी यहाँ उनको घेरा गया, उनको भी गिरफ्तारी हुई। जिग्नेश मेवानी ने राहुल गांधी जी के स्टेज से इसको बात किया और 2 कार्यक्रम भी उन्होंने उनके उत्तर गुजरात में किए। यानी कांग्रेस ने हर जगह, हमारे जो युवा नेता है पार्थिव राज, उन्होंने भी इस आंदोलन को चलाया। यानी कांग्रेस जो है वो हमेशा सर्वधर्म संभाव की नीति में मानती है, उसका खमियाजा भी भुगत रही है। कांग्रेस अंकिता की बात भी करती है, बिल्किस भी बात भी करती है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्किस की भी बात हो, अंकिता की भी बात हो और बॉबी की भी बात हो, भारतीय नारी की बात है। मैं इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ना नहीं चाहूँगा। ये धंधा जो है, ये राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। कांग्रेस को बहुत सब नुकसान भी हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीति भी नहीं छोड़ी। और आज जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है, आज हमको न्यायालय से भी उम्मीद कम होती जा रही है कि जिस तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के जो फैसले आए, उसके बाद में भी जो हम जो ज्ञानव्यापी का भी जो जिस तरीके से देख रहे हैं और जजेस जिस तरीके से फैसले दे रहे हैं, मैं मानता हूं कि वो भी जो है वो शंका पैदा करते हैं कि जिस तरीके से एक तरफा जो कार्रवाई करके, यानी जब भारत देश के अंदर न्याय तंत्र पे से लोगों को अगर भरोसा उठ जाएगा, मैं मानता हूं कि संविधान टूट जाएगा। लोग इससे जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई के लिए कहाँ जाएंगे। सरकारें अगर गुमराही पे ले जाती है तो न्यायालय ऐसे हैं कि जो वहाँ से हमको मिलते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद का भी हमने मामला देखा, जिस तरीके से गुजरात के दंगों के केसों को बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी हमने देखा। अगर आपकी इस तरीके से अगर ये राजनीति होगी और इन्हीं जो नफरत की राजनीति है, ED CBI का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है अपने विरोधियों को चुप करने के लिए, उन्हीं बातों को लेकर के जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, वो भारत जोड़ो यात्रा RSS की गंदी नीतियों के सामने है। RSS और भाजपा मिलकर के जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। मैं ये मानता हूँ, फक्र के साथ कहता हूँ कि राहुल गांधी जी खुल करके जो हमेशा है RSS के खिलाफ भी, उनकी गंदी नीतियों के खिलाफ भी, और भारतीय जनता पार्टी की जो संकुचित राजनीति है उसके खिलाफ भी आवाज़ को उठाते हैं। और आज 3500 किलोमीटर की यात्रा वो RSS और BJP की जो उनकी करनी है,
जो गलत तरीके से देश को विभाजन कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो भारत देश को जोड़ने के लिए कांग्रेस ही प्रयास कर रही है। अच्छा, आपको जाना भी विधानसभा में, आखिरी सवाल जल्दी से मैं पूछ लूंगा लास्ट कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि बिल्किस बानो के मामले में जो 1990 का जो कानून था और जो कांग्रेस की सरकारें थी और 2014 में एक नई पॉलिसी आई गई, तो कहा गया कि बिल्किस बानो के जो आरोपियों को जो रिहा किया गया है, माफ़ी जो दी गई है वो उस कानून के मुताबिक की गई है। तो क्या सरकार को ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ कांग्रेस पर सब कुछ डाल देना? सरकार खुद इसमें आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ ऐसा कर नहीं सकती महिला को इंसाफ दिलाने के लिए? मैं ये मानता हूँ कि 1990 में जब कांग्रेस पार्टी के शासन के दरमियान ये बात को बनी थी, ये पॉलिसी बनी थी, उस वक्त में ये बात नहीं थी। और मैं फख्र से कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस के शासन में ये हुआ होता या कांग्रेस की बात हुई होती है तो कांग्रेस पार्टी कभी भी ये वापस नहीं खींचती, ये जो इनकी माफ़ी को नहीं देती। वो माफ़ी जी थी वो एक आम अपराधियों के लिए थी। वो जो बात थी उस वक्त में 1990, ये तो पता नहीं था कि 2002 में क्या होने वाला है। ये तो संजोग से जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के तहत, तो उस वक्त कांग्रेस ने उस वक्त के हालात को मद्देनजर रख के किया था। लेकिन जघन्य अपराध जो है, और जब महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रधानमंत्री और उनके लोग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो इनकी जो कहनी और करनी में जो फ़र्क है, मैं मानता हूं कि आज तक उन्होंने ये बताया नहीं है कि किस ग्राउंड पे इन लोगों को छोड़ा है। किसी मीडिया के पास भी ये चीज़ नहीं है कि किस ग्राउंड पे इन लोगों को छोड़ा गया है। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और सिर्फ 2022 के चुनावों को देख करके इन्होंने इस काम को किया है। अगर थोड़ी सी भी सरकार में शर्म है, प्रधानमंत्री में शर्म है, उनके मुख्यमंत्री में शर्म है, तो आज ही इनकी सजा की जो है माफ़ी वापस खींचनी चाहिए और बिल्किस बानो के हत्यारों को जेल में भेजना चाहिए और शशिकांत पंड्या के सामने भी सख्त कानूनी कार्रवाई करके उसको एफआईआर करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से लोगों का भरोसा न उठ जाए। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और ज्ञानव्यापी के जो जजमेंट आ रहे हैं, लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा उठ रहा है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आकर भी बाहर ये कहा था कि हमको काम करना मुश्किल होता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमको बहुत दुख होता है कि जब हम हमारी न्यायतंत्र के बारे में कहें। न्यायतंत्र में 99% लोग इंसाफ परस्त है, जो भी न्याय मिला है न्यायतंत्र से मिला है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने घेराबंदी करके और जो ये अभी काम कर रही है, मैं मानता हूँ कि इससे देश को तोड़ने का काम होगा, जोड़ने का नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।